Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly ma'am, your chemistry teacher, and we are discussing our chapter alcohol, phenol, ether. So बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. तो बच्चों, कॉमर्शियल प्रोडक्शन मीथेनॉल और इथेनॉल. अब मीथेनॉल की अगर हम बात करें तो मीथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल. तो मिथाइल अल्कोहल होता है बच्चों CH3OH. अब जितने भी अल्कोहल है, मोस्टली अल्कोहल का क्या नेचर है? तो अल्कोहल्स आर हिप्नोटिक इन नेचर, हिप्नोटिक एंड नार्कोटिक. नार्कोटिक इन नेचर. अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों? तो हिप्नोटिक और नार्कोटिक. नार्कोटिक मतलब ऐसे केमिकल्स जिनको लेने से हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, है ना. नार्कोटिक इफेक्ट होता है. हिप्नोटिक मतलब जो क्या करते हैं, अनकॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, अनकॉन्शियसनेस लेके आते हैं. दैट इज हिप्नोटिक एंड नार्कोटिक यानी एडिक्शन. अब मीथेनॉल के अंदर क्या है? तो बच्चों, मीथेनॉल पॉइजनस है. स्मॉल अमाउंट अगर मीथेनॉल का इनटेक हुआ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस. ठीक है, स्मॉल अमाउंट में मिथाइल अल्कोहल क्या कर सकता है? ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकता है. और अगर ज्यादा हो गया, है ना, एंड लार्ज अमाउंट, तो लार्ज अमाउंट में इनटेक करने से क्या हो सकता है? इवन डेथ भी हो सकती है. क्लियर? क्योंकि बाय नेचर पॉइजनस है. ड्रिंक करने वाला अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल नहीं है, इथाइल अल्कोहल है, जिसे हम वाइन बोलते हैं डेली लाइफ में. ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल समझ गए आप? स्मॉल अमाउंट में लेने से ब्लाइंडनेस और ज़्यादा अमाउंट में लेने से डेथ भी हो सकता है. अब बच्चों, मीथेनॉल को हम कहते हैं, मीथेनॉल का जो दूसरा नाम है दैट इज वुड स्पिरिट. अब वुड स्पिरिट क्यों बोलते हैं बच्चों? तो वुड स्पिरिट इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसे बनाया था तो इसको ऑब्टेन किया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. सो मीथेनॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, destructive distillation of wood. That's why it is called wood spirit. Now मिथाइल अल्कोहल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन क्या है? तो बच्चों, मिथाइल अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट कॉमर्शियली कैसे बनाएंगे? तो वाटर गैस. तो वाटर गैस होता है CO+H2. तो बच्चों, CO की रिएक्शन H2 से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर है 573 केल्विन. ठीक है, इस टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? मिथाइल अल्कोहल. क्लियर? तो ये है मिथाइल अल्कोहल को बनाने का कॉमर्शियल मेथड. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इथाइल अल्कोहल. तो स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल को हम कहते हैं ग्रेन अल्कोहल. अब ग्रेन मतलब अनाज, है ना. तो इथाइल अल्कोहल का जो सोर्स है दैट कैन बी मेज, मकई हो सकती है ना, बार्ले, बाजरा हो सकता है, ठीक है, या राइस भी हो सकता है. ठीक है, तो ग्रेन से बनाते हैं इसलिए इथेनॉल या ग्रेन अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल. अब होता क्या है? तो बच्चों, इथाइल अल्कोहल को कॉमर्शियली बनाने का मेथड है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन. नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? तो स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इसमें ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट होना, टूटना. ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. तो स्प्लिटिंग ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, breaking of complex organic compound into simple organic compound in presence of enzyme, that is called fermentation. जिसे डेली लाइफ में सड़ना,
है ना, खमीर उठाना। तो खमीर उठाना क्या होता है, फर्मेंटेशन। ठीक है, इट इज वन काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, क्योंकि फंगस जो है, एंजाइम कहाँ से आएगा, तो हम कहेंगे एंजाइम तो फंगस से आएगा, ईस्ट से आएगा। ठीक है, तो ईस्ट क्या है, ईस्ट एक तरह से पैरासाइट मान ले, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ईस्ट अपने एंजाइम्स को यूज करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ इथेनॉल का फर्मेंटेशन कैसे करें, क्या क्या सोर्सेज है, तो देखो बच्चों, इथेनॉल बनाने के लिए तो आप कहेंगे इथेनॉल का फर्मेंटेशन करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज है। वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। एक सोर्स तो है आपको इथेनॉल बनाने के लिए फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च का कर सकते हैं, और दूसरा फ्रॉम शुगर। तो इथेनॉल का फर्मेंटेशन स्टार्च से पॉसिबल है, शुगर से। अब बच्चों शुगर के सोर्सेस क्या है, तो देखो शुगर का सोर्स सबसे पहले हम लिख दें शुगर की, या फिर आप लिख दो बीट रूट। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं मोलिसिस। ये शुगर के सोर्सेस है। नाउ स्टार्च के सोर्सेस क्या है, तो बच्चों मेज, राइस, बार्ले। मेज, राइस, बार्ले, या आप कह सकते हैं पोटैटो। दीज आर सोर्सेज ऑफ स्टार्च। तो इनमें से कुछ भी यूज करके स्टार्च मिलेगा, ये स्टार्च का क्या बोलते हैं सोर्स है, तो स्टार्च से हम इथेनॉल बना सकते हैं। और इनमें से कुछ भी यूज करके, ये सब शुगर का सोर्स है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। अब मेथड जो है दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इथेनॉल फ्रॉम या इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो यूज क्या करेंगे बच्चों, इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आपसे पूछा जाएगा किसका फर्मेंटेशन करेंगे, तो आप कहेंगे स्टार्च का भी पॉसिबल है, शुगर का भी पॉसिबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज है एंजाइम। विदाउट एंजाइम फर्मेंटेशन नहीं होगा। अब एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक तरह से प्रोटीन है, लेकिन लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है ना। एंजाइम कोई केमिकल तो है नहीं जो हमने लैब में बना लिया और काम में ले लिया। ठीक है, तो लिविंग बीइंग हमें चाहिए, है ना। तो वो लिविंग बीइंग क्या है, फंगस, है ना। तो हम कहते हैं ना सड़ाओ, तो कोई चीज सड़ती कैसे, पहले चारों तरफ फंगस डेवलप हो जाती है ना। तो फर्मेंटेशन करना है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमें एंजाइम चाहिए। एंजाइम का सोर्स कौन है, ईस्ट। क्लियर। अब स्टूडेंट्स स्टार्च से आपको बनाना है मान लो इथेनॉल, तो इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। अब क्या होगा, तो देखो स्टार्च का फॉर्मूला है आपके पास, स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड C6H10O5 होल N। C6H10O5 होल N, दिस इज फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब स्टार्च में आपको क्या करना है, तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करना है। ओके, तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको मिलेगा शुगर। कौन सा शुगर, माल्टोज। तो बच्चों माल्टोज का फॉर्मूला है C12H22O11। तो स्टार्च वाटर ऐड कर दो, माल्टोज। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तो इंपॉर्टेंट चीज थी एंजाइम। तो बच्चों 3 एंजाइम काम करेंगे, 3 केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। पहले पॉलीसेकेराइड, वाटर मिला दो डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड वाटर मिला दो मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड को लॉन्ग टाइम तक रख दो तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 3 एंजाइम सीक्वेंस याद रखनी है बच्चों। 3 एंजाइम कौन से हैं, तो देखो आपको ऐसे याद रखना है DMZ, DMZ। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दिया मिर्जा, है ना, एक अच्छी सी एक्ट्रेस है दिया मिर्जा, DMZ। तो D मतलब डायस्टेज। तो तीनों एंजाइम के नाम लिख देते हैं बच्चों। D फॉर डायस्टेज। क्लियर। M, तो M हम याद रखेंगे माल्टेज,
और Z से हमें मिलेगा जाइमेज। तो 3 एंजाइम बच्चों, डायस्टेज, माल्टेज एंड जाइमेज। तो पहले स्टेप में क्या करना है, स्टार्च में वाटर मिला दो, शुगर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा है बैलेंस नहीं है तो बच्चों ट्वाइस कर दो, वैसे तो ये पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, तो फाइनली आ जाएगी। अब पहला एंजाइम, तो फर्स्ट एंजाइम वी हैव डायस्टेज। ठीक है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट एंजाइम हो गया डायस्टेज। नाउ व्हाट टू डू, तो अब हमें क्या करना है, तो डायस्टेज पॉली से क्या बन गया, माल्टोज बन गया, डाइसेकेराइड। अब माल्टोज C12H22O11, माल्टोज का भी हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, तो एंजाइम कौन सा था बच्चों, D से डायस्टेज, M से क्या था, माल्टेज। तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कर दो इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम, और आपको जो मिलेगा दैट विल बी ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ग्लूकोज। और एंजाइम का नाम लिखना है तो हम लिख देंगे फर्स्ट वन डायस्टेज, सेकेंड एंजाइम इज माल्टेज। ओके, नाउ थर्ड, तो बच्चों थर्ड इक्वेशन तो आपको याद है, क्या करना था कि आपको रखना है ग्लूकोज C6H12O6, है ना, लॉन्ग टाइम तक ग्लूकोज है ना, वाइन कैसे बनता है, सड़ जाता है धीरे धीरे, तो ये लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहेगा, तो ये आपको बना के देगा इथेनॉल प्लस CO2, तो इथेनॉल प्लस CO2। ठीक है, और एंजाइम कौन सा था, तो बच्चों Z क्या था, जाइमेज। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज इथेनॉल। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इथेनॉल बनाने का, किससे, तो इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च, है ना। तो फर्मेंटेशन समझ गए आप, फर्मेंटेशन यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना। अब देखो कॉम्प्लेक्स ही तो था, पॉलीमर फॉर्म में था, पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना, और फाइनल प्रोडक्ट देखो इथेनॉल क्या है, सिंपल फॉर्म में है। तो ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्लियर। स्टार्च से इथेनॉल बनाने में 3 एंजाइम कौन से, तो आप याद रखेंगे DMZ, D फॉर डायस्टेज, M फॉर माल्टेज, Z फॉर जाइमेज। ठीक है, तो स्टार्च से बनाएंगे माल्टोज शुगर, क्योंकि स्टार्च क्या है, हालांकि स्टार्च आपका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, लेकिन पहले स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज, वी विल गेट माल्टोज शुगर। देन माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कर लो, आपको मिलेगा ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम। नाउ माल्टोज के बाद आपके पास आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या करो, रख दो लॉन्ग टाइम तक इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, यू विल फाइंड इथेनॉल एंड CO2। तो ये है इथेनॉल बनाना है हमें स्टार्च से। ठीक है, और स्टार्च के सोर्सेज क्या है, तो मेज, राइस, बार्ले एंड पोटैटो, दीज आर द सोर्सेज ऑफ स्टार्च। नाउ इथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो अब हमें बनाना है इथेनॉल, लेकिन इस बार फर्मेंटेशन किसका करना है, शुगर का। तो मान लो इथेनॉल by the fermentation of sugar. Now students, शुगर का फॉर्मूला क्या है, तो देखो शुगर है C12H22O11, ये है आपके पास सुक्रोज, और इसे हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, इन्वर्ट शुगर ले लिया, सुक्रोज। करना क्या है, तो सुक्रोज में हाइड्रोलिसिस कर दो। एंजाइम कौन सा है बच्चों, तो एंजाइम होगा इन्वर्टेज। क्लियर, क्योंकि इन्वर्ट शुगर तो एंजाइम हो गया इन्वर्टेज। नाउ सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6 अगेन C6H12O6। अब आपको लगेगा कि सुक्रोज लिखा है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के फॉर्मूले तो मैंने क्या कर दिए, सेम लिख दिए।
अब ऐसा क्यों? तो बच्चों सुक्रोज कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो ग्लूकोज इज एल्डिहाइड, फ्रक्टोज इज कीटोन, मींस बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे एक तो बना ग्लूकोज, दूसरा क्या बनेगा फ्रक्टोज। ठीक है, अब दोनों क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, तो हम कहेंगे ग्लूकोज या सुक्रोज कोई भी ले लो, ग्लूकोज या फ्रक्टोज कुछ भी ले लो, C6H12O6। ठीक है, और आपको क्या करना है, तो लास्ट स्टेप तो हमें याद है, इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, है ना, लॉन्ग टाइम तक रखने पे ये क्या बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस है फर्मेंटेशन, चाहे स्टार्च का हो या शुगर का हो। अब शुगर के सोर्सेज क्या थे, तो शुगर के सोर्सेज हैं बच्चों, शुगर केन हो सकता है, बीट रूट हो सकता है, मॉलिसिस हो सकता है। नाउ मॉलिसिस क्या होता है, तो बच्चों व्हाट इज मॉलिसिस, तो देखो मॉलिसिस क्या है, तो मॉलिसिस है कि जब शुगर केन से शुगर बना लेते हो, है ना, यानी आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ शुगर, आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, जब आप शुगर केन से शुगर बना लोगे तो आपको एक मिलेगा वेस्ट लिक्विड, देयर इज अ वेस्ट लिक्विड। ठीक है, अब ये जो वेस्ट लिक्विड है बच्चों, है ना, जिसको फेंक देना चाहिए, वेस्ट हम बोल रहे हैं ना, तो जो ये वेस्ट लिक्विड है, इस वेस्ट लिक्विड में 32% क्या होती है, इनवर्ट शुगर होती है ना, तो 32% शुगर काफी अच्छा अमाउंट है। ठीक है, तो ये 32% शुगर का जो सॉल्यूशन है, दिस 32% शुगर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, मॉलिसिस। क्लियर, तो मॉलिसिस, अब आपके पास शुगर का सोर्स हो गया, तो मैं कह दूं मॉलिसिस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ शुगर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वापस इथेनॉल बना सकते हैं। अब ग्रेप्स से भी तो बनाते हैं, है ना, हमने सोर्सेज में शायद ग्रेप्स नहीं लिखा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, ग्रेप्स। अब ग्रेप्स से बच्चों इथेनॉल बनता कैसे है, तो देखो जब ना अंगूर सड़ने लग जाते हैं तो क्या होता है, जब बिल्कुल सड़ने लग जाएंगे, ग्रेप्स अगर बिल्कुल राइपनिंग सिचुएशन में होंगी तो उनमें शुगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना। ग्रेप्स क्या, अगर बनाना भी होता है, कोई भी फ्रूट होता है जो बिल्कुल स्वीट होता है लेकिन सड़ने वाला है, तो सड़ने से जस्ट पहले शुगर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, आपने कहा पिलपिला हो जाता है ना। अब जब शुगर कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया, अब वो यूटिलाइज नहीं हुआ तो सड़ जाएगा, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। ठीक है, अब वो जब सड़ने वाली सिचुएशन है, उस टाइम उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, फंगस आ जाती है ना, फंगस की कोटिंग बन जाती है, फंगस एयर से मिल जाएगी। ठीक है, तो फंगस क्या करती है, ग्रेप्स को और सड़ाती। अब वो जो सड़ा हुआ अंगूर है ना, जिसपे फंगस जो है, रॉटन ग्रेप्स जिसपे फंगस लग गया है, अब उस फंगस वाले ग्रेप्स को क्या करना है, क्रश कर। तो उसको जैसे ही क्रश करेंगे तो बच्चों शुगर और फंगस कांटेक्ट में आ गए, तो शुगर एज अ सोर्स ऑफ इथेनॉल और फंगस सोर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम कहाँ से लाओगे, इससे, है ना, फंगस से। तो जब हम उसे क्रश कर देते हैं तो शुगर और एंजाइम दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, और शुगर और एंजाइम कांटेक्ट में आते ही आपको पता है शुगर क्या होगा, शुगर से बनेगा सिंपल फॉर्म ग्लूकोज या फ्रक्टोज, और फिर उससे थोड़ा टाइम बाद में क्या बन जाएगा, इथेनॉल एंड CO2। क्लियर, तो आपको क्या बताना है कि शुगर का सोर्स हमने ले लिया ग्रेप्स। अब ग्रेप्स से इथेनॉल कैसे बनेगा, तो बच्चों हम कहेंगे जब ग्रेप्स सड़ने लग जाते हैं, राइपन सिचुएशन में आ जाते हैं, है ना, उस सिचुएशन में ग्रेप्स में शुगर कंसंट्रेशन
क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अब शुगर कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी तो इसके आउटर लेयर पे क्या होगा, आउटर लेयर पे फंगस आ जाता है, देयर विल बी फंगस एट द आउटर लेयर। अब उससे क्या होगा, तो हम कहेंगे अब हम उसे क्या कर देंगे, क्रश्ड कर देंगे, है ना। क्रश करने से क्या होगा, तो हम कहेंगे शुगर एंड फंगस। ठीक है, और फंगस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, तो हम कहेंगे फंगस मतलब सोर्स ऑफ एंजाइम। तो शुगर एंड फंगस कम्स इन कांटेक्ट, और यही तो हम चाहते थे। ठीक है, और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फर्मेंटेशन का फाइनल आंसर क्या है, तो हम कहेंगे फर्मेंटेशन का फाइनल आंसर है इथेनॉल। तो जब शुगर बिल्कुल सड़ जाएगा तो फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल। क्लियर। तो अब ये जो इथेनॉल है बच्चों, तो इथेनॉल क्या है, तो हम कहेंगे इथेनॉल अगेन हिप्नोटिक एंड नार्कोटिक। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जिसे हम डेली लाइफ में वाइन बोलते हैं, तो वाइन क्या होती है, हिप्नोटिक एंड नार्कोटिक, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये रिलैक्स करता है, इट रिलैक्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज। वाइन पीने से क्या होता है बच्चों, तो हमें पता है वाइन पीने से अनकॉन्शियसनेस एंड स्लीप। ठीक है, नींद भी आती है, अनकॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। क्लियर। तो दिस इज इथेनॉल, है ना। यूज क्या है इसका, किस काम आ रहा है, बनता कैसे है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब फर्मेंटेशन की बात अगर हम करें वापस से, तो देखो फर्मेंटेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है ना। फर्मेंटेशन लिखा हमने, तो फर्मेंटेशन का जो आइडियल टेम्परेचर अगर हम देखें, तो देखो कोई भी चीज सड़ती है ना, तो टेम्परेचर नॉर्मली होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर फॉर द फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन किसका करेंगे, तो हम कहेंगे इथेनॉल के सोर्सेज हमारे पास दो है, शुगर भी है, स्टार्च भी है। शुगर के सोर्सेज बहुत सारे हैं, स्टार्च के बहुत सारे हैं, इनको सड़ा के इनके फर्मेंटेशन से इथेनॉल तैयार किया जा सकता है। इथेनॉल यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, वाइन अल्कोहल, और स्पिरिट भी होता है ना, जर्म्स किल करता है, तो एज अ स्पिरिट भी काम आता है। तो ये है फर्मेंटेशन प्रोसेस टू ऑब्टेन इथेनॉल। अब बच्चों बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो देखो अल्कोहल्स क्या होते हैं, तो मोस्टली अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड और स्मेल स्वीट स्मेल होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, 1 से लेके 11 कार्बन तक के जो अल्कोहल है बच्चों, दे आर वॉलेटाइल लिक्विड, और 12 एंड हायर कार्बन वाले जो अल्कोहल है वो होते हैं वैक्स लाइक सॉलिड्स। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का वो ज़्यादा होता है, किन से, तो सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से, अब चाहे वो ईथर हो या एल्केन्स हो। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सेम मोलर मास और ईथर्स। अब आपको पता है ईथर और अल्कोहल तो क्या है, फॉर्मूला सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मोलर मास भी क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल की अगर मैं बात करूं, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। अब ऐसा क्यों बच्चों, तो देखो अल्कोहल के अंदर है आपके पास OH बॉन्ड, अल्कोहल्स हैव OH बॉन्ड। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो फिर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मींस दिस इज नेगेटिव,
और हाइड्रोजन क्या हो गया पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये बॉन्ड है पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? पोलर बॉन्ड। पोलर समझ गए ना, एक हिस्सा माइनस दूसरा हिस्सा प्लस। तो बच्चों OH बॉन्ड पोलर नेचर होने की वजह से अल्कोहल क्या करेंगे, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। अल्कोहल के मॉलिक्यूल देखो, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, अगेन दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? तो देखो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कहेंगे अल्कोहल्स में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या हुआ, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो देयर विल बी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो अब बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, क्योंकि बॉइलिंग मतलब लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो मॉलिक्यूल जितने पास होंगे, जितने अट्रैक्टेड होंगे, उतना ही उसे गैस स्टेट में लाने में क्या होगा, दिक्कत आएगा, मतलब हीटिंग ज़्यादा लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ईथर की बात करूं तो बच्चों आप क्या बताएंगे कि भाई ईथर के अंदर क्या है, तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, ईथर्स आर लेस पोलर। ठीक है, तो लेस पोलर का मतलब नो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। That's why boiling point of alcohol is higher than other organic compounds like ether, like hydrocarbon having same molecular mass. ठीक है, boiling point molecular weight के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दो कंपाउंड ऐसे ले लिए, एक अल्कोहल एक ईथर, कि मोलर मास सेम है, तब भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है पोलैरिटी। तो अल्कोहल में क्या है, OH बॉन्ड जो इसे पोलैरिटी प्रोवाइड करता है, इसी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल there will be molecular association, that's why molecules come close to each other. अब molecule पास पास आ गए, so more energy needed to separate these molecules from each other. यानी कि boiling point is higher than other organic compounds of same molar mass. Clear? अब बात करें बच्चों, boiling point तो हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि boiling point आइसोमेरिक एल्कोहल्स में बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स, तो बच्चों आपको क्या बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक कंपाउंड में जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, है ना, जितना कंपाउंड क्या होगा, ब्रांचेस ज्यादा बनाएगा, सरफेस एरिया उल्टा क्या हो जाएगा, कम, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करूं बच्चों, तो देखो नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, देन आइसोपेंटाइल अल्कोहल और नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो देखो नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां मैं लगा देती हूं अल्कोहल। अब आइसोपेंटाइल अल्कोहल तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉल तो है ही बच्चों, 2 पे मिथाइल कर दो, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, और नियोपेंटाइल अल्कोहल तो लाइक दिस, ये आपका हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल, यहां बना दे। ठीक है,
तो देखो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब नॉर्मल का सबसे ज़्यादा है, देन आइसो, देन नियो। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी, ब्रांचिंग क्या होगी, बढ़ेगी, कंपाउंड क्या हो जाएगा, गोल होता जा रहा है, स्फेरिकल होता जा रहा है। तो तुम बताओगे ब्रांचिंग बढ़ने से हाइड्रोकार्बन पार्ट का सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 5 कार्बन सीधे थे ना, है ना, ज़्यादा जगह रोक रहे थे, फिर ब्रांच आई तो सरफेस एरिया कम हो गया। नियो में देखो मॉलिक्यूल बिल्कुल गोल हो गया तो सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम होगा, उससे क्या होगा, तो आप बताएंगे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, तो ये भी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? तो देखो नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर में तो आपने बता दिया भाई डाइपोल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, लेकिन नॉन पोलर भाई मीथेन है। अब तो मीथेन में कौन सा इंट्रैक्शन है? तो दो नॉन पोलर कंपाउंड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्जन फोर्सेस, है ना, लंडन फोर्सेस। तो हम कहेंगे कि नॉन पोलर पार्ट में हाइड्रोकार्बन में क्या है, वैन डर वाल फोर्सेस है। ठीक है, तो सरफेस छोटी है, वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ही कम हो गया तो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो गए, कम हो गए। तो पहले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते थे तो हम उनको एसोसिएट कर देते थे, अब अट्रैक्ट ही नहीं है, दूर है, तो जो दूर है उसको दूर करने में क्या दिक्कत है, तो बॉइलिंग पॉइंट उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कम, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इजी टू सेपरेट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आप बताएंगे नॉर्मल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, आइसो वाले का कम है। रीजन, तो रीजन आपको यही देना है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ईथर से, हाइड्रोकार्बन से, तो हम कह देंगे बिल्कुल है। अल्कोहल में OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड पोलर है, इसलिए अल्कोहल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। अब मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो बॉइल करना यानी उनको दूर करना, उसके लिए ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, तो ज़्यादा हीट चाहिए मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, अदर जो हाइड्रोकार्बन से ईथर है उनमें पोलैरिटी कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वो ऑलरेडी दूर है, तो सेपरेट करना इजी मतलब बॉइलिंग पॉइंट लेस। क्लियर? तो ये है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो अब आपको पता है अल्कोहल जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों? तो देखो अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। अब अल्कोहल वाटर सॉल्युबल क्यों है? तो रीजन है हमारे पास। क्या रीजन है? तो देखो बच्चों ये बनाया मैंने अल्कोहल ROH, तो मुझे लगा ये पोलैरिटी तो है ना, ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, देन वाटर, तो पोलैरिटी तो वाटर में भी है, देन अगेन अल्कोहल। तो अब तुम देख सकते हो पोलैरिटी के साथ साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है ना, O नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमें लग रहा है कि भाई अल्कोहल और अल्कोहल और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो दोनों में पोलैरिटी होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो अल्कोहल आ गया, वाटर आ गया, अल्कोहल आ गया, वाटर, फिर अल्कोहल, फिर वाटर, मतलब ये तो मिक्स हो गए। मिक्स होना ये तो होता है AB, है ना। तो हम कह रहे हैं अल्कोहल वाटर के साथ क्या बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल एज दे फॉर्म, तो हम कहेंगे दे फॉर्म intermolecular hydrogen bond with water.
अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, तो सो देयर इज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, इसलिए दोनों क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आपसे पूछे कि नहीं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ, आपके पास मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, अब आप बताओ ज्यादा सॉल्युबल कौन है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल की बात करें तो बच्चों देखो, अल्कोहल लिख दिया मैंने ROH। ठीक है, तो एक अल्कोहल के दो पार्ट है, एक तो हो गया R, एक हो गया OH। तो बच्चों R मीन्स एल्काइल और OH क्या है, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो अल्कोहल में एक तो है एल्काइल ग्रुप, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब एल्काइल क्या है, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट। ओके, तो एल्काइल ग्रुप का मतलब है देयर इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या है, तो हाइड्रोक्सिल यानी तो OH ग्रुप। ओके, अब बच्चों हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो बाय नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, ये सब पानी में तो घुलेंगे नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बीइंग नॉन पोलर, तो मैं कह दूंगी ये पार्ट जो है दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक है ना, क्यों, क्योंकि तो नॉन पोलर है। और OH, तो OH की वजह से ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था, तो हम कहेंगे भाई ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही तो अल्कोहल पानी में घुल जाता है, तो हम कहेंगे अरे ये तो फायदा कर रहा है हमारे, तो दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये हो गया बच्चों हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब आप क्या बताएंगे कि भाई अल्कोहल के दो हिस्से हैं, एक तो R ग्रुप, एक OH ग्रुप। R ग्रुप आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोक्सिल पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट, है ना, वाटर से रिपल्शन कराएगा, वाटर रिपेलिंग पार्ट। और हाइड्रोफिलिक पानी से अट्रैक्ट कराएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, तो मैं कह दूं वाटर लविंग पार्ट। ठीक है, तो दिस इज वाटर लविंग पार्ट। अब डिपेंड तो आप पे करता है कौन सा पार्ट बढ़ रहा है। भाई हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और वाटर लविंग पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आप बताइए, मीथेनॉल, इथेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि भाई देखो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जैसे जैसे आगे जाओगे तो क्या बढ़ रहा है, OH OH तो सेम है, मिथाइल से बड़ा इथाइल, इथाइल से बड़ा प्रोपाइल, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज बढ़ रहा है, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ रहा है, यानी वाटर रिपेलिंग पार्ट बढ़ रहा है। तो वाटर रिपेलिंग पार्ट क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी घटाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम मूविंग मीथेनॉल टू प्रोपेनॉल आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन पार्ट, या साइज लिख देते हैं ना, साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज बढ़ रहा है ना, यानी साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो बच्चों हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज भी क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी कम करेगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, तो सबसे बढ़िया मीथेनॉल डिसॉल्व हो जाएगा, देन इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास है इथेनॉल, CH3CH2OH, इथेनॉल। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों ग्लाइकॉल। तो आपने पढ़ा था 2 कंटिन्यूअस कार्बन 2 कंटिन्यूअस OH, ग्लाइकॉल। एक OH है तो अल्कोहल, 2 है तो ग्लाइकॉल, और 3 ले लिए बच्चों तो 3 वाला होता है ग्लिसरॉल।
ओके, तो अल्कोहल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। अब आप चेक करो, जैसे जैसे आप अल्कोहल से ग्लिसरॉल, है ना, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। तो बच्चों हम अल्कोहल से ग्लिसरॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, क्या हो रहा है, OH ग्रुप्स बढ़ रहे। तो OH क्या था, हाइड्रोफिलिक, है ना, वाटर लविंग पार्ट। तो हम कहेंगे अच्छा भाई OH ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, यानी वाटर लविंग पार्ट, ठीक है, वाटर लविंग पार्ट, और आप लिख सकते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या हो रहा है, तो वो तो बढ़ रहा है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं भाई जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे, एसोसिएशन ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर बतानी है बच्चों, सॉल्युबिलिटी पानी में बतानी है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, वाटर के साथ। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करो कि OH ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ रहा है। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, एसोसिएशन बढ़ेगा, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, है ना। तो विस्कोसिटी भी तो बढ़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इथेनॉल से ग्लिसरॉल मोस्ट विस्कस कौन सा है, तो आप कहेंगे ग्लिसरॉल, है ना। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, ग्लिसरॉल। तो अगर आपसे पूछे कि सॉल्युबिलिटी एंड विस्कोसिटी ऑर्डर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड विस्कोसिटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल। तो बच्चों आपको चेक करके बताना है कि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसमें होगी जिसमें OH ग्रुप सबसे ज्यादा है। देन आपको बताना है जिसमें OH ग्रुप कम हो जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया OH ग्रुप से और हाइड्रोकार्बन पार्ट से। अब बच्चों अगर ब्रांचिंग आ जाती तो क्या होता, है ना। अगर आपसे कहते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी और ब्रांचिंग में रिलेशन बताओ, तो सॉल्युबिलिटी और ब्रांचिंग में कैसे कंपेयर करते। देखो बच्चों, मान लो 4 कार्बन वाला अल्कोहल ले लिया, नॉर्मल ब्यूटाइल, और ये ले लिया हमने आइसोब्यूटाइल। तो जब तुम नॉर्मल ब्यूटाइल से आइसोब्यूटाइल की तरफ मूव कर रहे हो, तो चेक कर क्या हो रहा है, OH तो सेम है ना। ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट था, ठीक है, 1 2 3 4 है ना। और ये भी तो हाइड्रोफोबिक है, 1 2 3, और यहां मिथाइल। तो आप ध्यान से देखो, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया कम हो गया। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा हो गया ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। हाइड्रोफोबिक पार्ट कम हो चुका है, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कम हो चुका है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करेगी, तो पहले हम बताएंगे कि भाई अल्कोहल की 2 ही पार्ट है, एक R और एक OH, ठीक है। तो R OH में बच्चों R आपका जो है ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, और ये जो OH है दिस इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा तो वाटर रिपेलिंग पार्ट बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बढ़ेगा, वाटर लविंग पार्ट बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, है ना। एक इनका जनरल इनका स्मेल कैसा होता है, इनका लिक्विड स्टेट कब है, सॉलिड कब बन जाते हैं,
देन इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या रहेगा, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, विस्कोसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। और आज हमने क्या डिस्कस किया, फर्मेंटेशन, इंपॉर्टेंट मैथड फर्मेंटेशन टू गेट इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन हम कर सकते हैं शुगर का भी और स्टार्च का भी। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।